जय श्री राधे। पूज्य श्री सद्गुरुदेव भगवान के चरणों में प्रणाम। पूज्य श्री चक्र जी का जीवन चरित्र। सर्व समर्थ की बाबा से प्रार्थना। चक्र जी सन 1974 के शीतकाल में जगन्नाथपुरी में चक्र तीर्थ के समीप डालमिया सीमेंट कंपनी के अतिथि गृह में लगभग 1 महीने रुके। वहीं रहते हुए उनके सिर के पिछले भाग में अदृश्य फोड़ा हो गया। पुरी से ये कलकत्ते आए। वहाँ इनका रक्त परीक्षण हुआ तो रक्त में चीनी आवश्यकता से भी कम निकली। हावड़ा से पटना आते हुए क्या हुआ, यह चक्र जी की ही वाणी में सुनिए। चक्र जी कहते हैं, हावड़ा से पटना के लिए मैंने ट्रेन की प्रथम श्रेणी में आरक्षण कराया था, किंतु यात्रा के दिन ही भाई रामनिवास जी ढंडारिया ने मुझे रोक लिया। उन्होंने कहा, कल मैं आपका आरक्षण करा दूंगा। दूसरे दिन मैं स्टेशन गया तो मेरा आरक्षण जिस डिब्बे में हुआ था वह पहले का द्वितीय श्रेणी का डिब्बा था। उसमें 2 सीटें ऊपर और 2 सीटें नीचे थीं और शौचालय भी था। मेरी सीट ऊपर थी, किंतु मुझे रोगी देखकर एक बंगाली युवक ने, जिसकी सीट नीचे थी, अपनी सीट मेरे लिए छोड़ दी। कार बंकल को हिंदी में अदीठ कहते हैं। यह पीठ की ओर होता है, जहां रोगी की दृष्टि नहीं जा सकती। इस फोड़े में अनेक सुराख हो जाते हैं। दिन में तो दर्द कम रहता है, किंतु रात में लगता है कि मानो जलता कोयला रखा हो। गाड़ी चली। मुझे निद्रा काहे को आनी थी, किंतु ट्रेन की भित्ति की ओर मुख करके लेट गया। थोड़ी देर, लगभग 1.5 घंटे बाद ही लगा कोई मेरी पीठ के पास सटकर बैठा है और मंद स्वर में प्रार्थना कर रहा है, बस बाबा, अब इन्हें ठीक कर दो, अधिक दर्द इनसे सहा नहीं जाएगा। स्वर बहुत कोमल था। मुझे लगा कि वे बंगाली युवक ही होंगे, किंतु स्वर की मधुरता, मिठास, आत्मीयता भरी स्नेह सिक्त वाणी ने मन को मोहित कर लिया। तन मन अनिर्वचनीय सुख एवं शीतलता में डूबता जा रहा था। ध्वनि कई बार सुनाई पड़ी। तब मैंने सिर घुमाया, किंतु वहाँ तो कोई नहीं था। वे बंगाली सज्जन ऊपर की सीट पर गहरी नींद में थे। मैं तो व्यर्थ ही उनकी अतिशय भावुकता की कल्पना कर रहा था। सामने के ऊपर और नीचे की सीटों के दोनों यात्री भी खर्राटे ले रहे थे। अब उस डब्बे में चौथा यात्री तो मैं ही था। अब किसकी सानिध्यता असीम सुख दे रही थी। किसी के दिव्य स्पर्श का भास स्पष्ट था। समझने में देर नहीं लगी। अरे, यह तो मेरा कन्हई ही है। निश्चय करने में कोई कठिनाई नहीं थी और स्वयं कुछ न करके भोले बाबा विश्वनाथ जी से प्रार्थना कर रहा था। यह कभी संभव है कि कन्हई प्रार्थना करे और भगवान मृत्युंजय उसे न सुने। मेरे फोड़े की पीड़ा इतनी अधिक थी मानो 100 बिच्छू एक साथ डंक दे रहे हों, परंतु मेरे फोड़े की जलन पीड़ा तुरंत शांत हो गई। यद्यपि यह फोड़ा 2 महीने बाद उत्तर काशी जाने पर अच्छा हुआ, किंतु मुझे उसने इसके बाद तनिक भी कष्ट नहीं होने दिया। सिर के पिछले भाग में केशों के नीचे उस कार बंकल के कई गड्ढे अभी भी हैं। उन पर जब हाथ जाता है, अपने कन्हई की आत्मीयता सजीव जागृत हो उठती है मन में। जगदीश जी को पत्र। अगले वर्ष शीत के आरंभ काल दिसंबर में राममन में ही था। यहीं से जगन्नाथपुरी जाने का शीत आधिक्य से बचने के कारण मन हुआ तो मानस संघ के संस्थापक श्री शारदा प्रसाद जी से चर्चा की। वे बोले, पुरी में आपका कोई परिचित है, आपके ठहरने की व्यवस्था के लिए उन्हें लिख दिया जाए। चक्र जी ने कहा, पुरी में वैसे तो कई परिचित हैं, किंतु सबसे अधिक परिचित तो अपना कन्हई ही लगता है। आप ठीक कहते हैं, पुरी में वह बिना हाथ पैर का होकर रहता है, अतः इसे पहले तो सूचना दी जानी चाहिए। यह घटना उन्होंने अपने परिकरों को सुनाते हुए कहा। मैंने जगन्नाथ जी के नाम एक पोस्ट कार्ड डाल दिया। मैंने लिखा था, मेरे लिए एक ऐसे कमरे की व्यवस्था नगर के बाहर समुद्र तट की ओर कहीं टोटा गोपीनाथ के आसपास कर दो, जिसमें कभी मछली नहीं बनाई गई हो। मीठे पानी की व्यवस्था, शौचालय और बिजली भी हो। यदि समीप में कहीं पुष्प वाटिका हो
तो और अच्छा है, मैं उचित किराया दे दूंगा। श्री जगन्नाथपुरी पहुंचा तो एक पंडा जी मिले। उनसे मैंने कह दिया, अभी कहीं ऐसी जगह ले चलिए जहां मैं स्नान कर लूं। दर्शन तो मैं स्वयं कर लूँगा। आप मेरे लिए किराए का एक मकान ढूंढ देंगे तो आपको उचित दक्षिणा भी दे दूंगा। पंडा जी एक वृद्धा माता के यहाँ ले गए। उनके यहाँ मीठे पानी का कुआं था। मैं स्नान करके पूजा पाठ से निवृत्त होकर दर्शन कर आया और जगन्नाथ प्रसाद जी का प्रसाद भी ले लिया। दूसरे दिन नित्य पूजा से उठा ही था कि पंडा जी प्रतीक्षा कर रहे थे। बोले, चलकर कमरा देख लीजिए। मैं रिक्शा करके उनके साथ गया। नगर से बाहर पूर्वी बंगाल से आए विस्थापितों को सरकार ने भूमि दी थी। उसमें एक डॉक्टर ने अपने मकान से लगे 2 कमरे बनाए। उनमें एक कमरे में बाहर प्लास्टर नहीं हुआ था, भीतर हो चुका था। मीठे पानी का हैंडपंप था, छोटी सी फुलवारी भी थी। डॉक्टर ने कहा, मेरा लड़का बिजली मिस्त्री है। आप यदि कमरा लेते हैं तो आप जब तक सामान लेकर आएंगे तब तक मैं इसमें अस्थायी बिजली लगवा दूंगा। कमरे का किराया 15 रुपये महीना बताया। मैंने स्वीकार कर लिया। मैं उसी रिक्शे से सामान लेने चला गया तो सोचता रहा, मेरा प्यारा कन्हई अंततः गोप बालक की तरह ही कितना भोला और सरल है। मैंने इसे लिखा नहीं तो इसने भी नहीं सोचा कि मंदिर से यह स्थान कितनी दूर है। 1.5 मील तो होगा ही। मैं दर्शन करने तो नित्य जाऊंगा ही, तो मंदिर के समीप मारवाड़ी बासे में भोजन कराऊंगा। किंतु शाम के भोजन का क्या होगा? शाम को भी भोजन के लिए इतनी दूर आना मुझसे संभव है नहीं और मुझे बनाना आता नहीं। यह सोचते हुए सामान लेकर लौटा तो मेरे कमरे के बाहर एक पंजाबी सज्जन मेरी प्रतीक्षा करते खड़े मिले। मकान मालिक ने मेरा परिचय दे दिया था। उन्होंने मुझसे कहा, पड़ोस में जो नगर पालिका की पानी की टंकी बन रही है उसके बनवाने वाली कंपनी में मैं इंजीनियर हूँ। यह टंकी बनवाने के लिए मुझे कंपनी ने 15 दिन पहले ही भेजा है। सपरिवार मैं आपके कमरे से सटे दूसरे कमरे में ठहरा हूँ। उड़ीसा के परम संत पूज्य श्री अमित भद्रदास जी का मैं शिष्य हूँ। आपकी कहानियाँ मैंने कल्याण पत्रिका में पढ़ी हैं। मेरी बड़ी अभिलाषा थी आपसे मिलने की। डॉक्टर बाबू ने आपका परिचय दिया तो सब काम छोड़कर आपके दर्शन करने आया हूँ। आपसे मेरी एक प्रार्थना है। मैंने पूछ लिया, कहिए। वे बोले, यहाँ आसपास कहीं भोजन की व्यवस्था नहीं है। यहाँ के लोग रोटी बनाना भी नहीं जानते। आप अकेले हैं, कृपया भोजन हमारे यहाँ करने की अनुकंपा कीजिए। मैं चौंक गया। तो क्या कन्हई ने यह व्यवस्था भी 15 दिन पहले कर दी? मैं मुफ्त में भोजन नहीं करना चाहता था, किंतु मेरे आग्रह पर उन्होंने स्वीकार कर लिया कि मैं दर्शन करने जाऊंगा तो वहीं से प्रतिदिन सब्जी ला दिया करूंगा। क्या अब भी आप कहेंगे कि मंदिर की मूर्ति तो मूर्ति है, उसे पत्र लिखने से क्या कोई लाभ नहीं? जो जगन्नाथ जगत के लिए योग क्षेम वहाम्यहम का ठेका लिए हैं तो अपने स्वजनों के लिए कब कहाँ देरी करते हैं। जय श्री राधे।